women, caste and reform. In this topic till now we have discussed what were the problems in society. ठीक है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स किसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ वुमेन और कास्ट के लिए. ठीक है, कि प्रॉब्लम्स क्या थी सोसाइटी में एंड प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी और अनजस्ट प्रैक्टिसेस. प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है? अनजस्ट प्रैक्टिसेस. प्रैक्टिसेस मतलब तो बिहेवियर जो लोगों का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो. ठीक है, तो उसके बाद रिफॉर्मर्स का क्या व्यू पॉइंट था? रिफॉर्मर्स मींस दे वांट टू रिमूव दीस अनजस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द सोसाइटी, है ना. तो ये दो प्रॉब्लम्स इसके साथ हमने रिलेटेड की. इन दोनों के साथ हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि क्या प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, अब धीरे धीरे हम डिफरेंट रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ रिफॉर्मर्स, काफी रिफॉर्मर्स के नाम भी आएंगे. ठीक है, उन रिफॉर्मर्स के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म वो लेके आए या उनका क्या एफर्ट था. ठीक है, अगर कोई उनके रिफॉर्म से लॉ नहीं पास हुआ, कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे हैं जिनके साथ रिलेटेड है कि ये लॉ पास करवाया था. ठीक है, कुछ रिफॉर्मर्स है जिन्होंने इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करवाई या कोई बुक्स लिखी. ठीक है, किसी भी तरीके से उन्होंने अपना क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया रिफॉर्म मूवमेंट. क्लियर? तो सबसे पहले जैसे कल हमने रिफॉर्मर्स में से स्टार्ट किया तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय. हाँ जी, वो कोई बात नहीं, कई बार हुए चलता है. ठीक है, सो राजा राम मोहन राय. अब फर्स्ट इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? फर्स्ट क्या कंट्रीब्यूशन था? ब्रह्मो समाज की एस्टैब्लिशमेंट की. एंड देन सेकंड क्या करवाया? सती सिस्टम वाज बैन. ड्यू टू हिज एफर्ट्स सती सिस्टम वाज बैन. और कौन सी ईयर में? 1929. और इनके एफर्ट्स के बारे में हम क्या बता सकते हैं? ठीक है, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी दैट ही यूज्ड वैदिक टेक्स्ट जो बाकी रिफॉर्मर्स ने अडॉप्ट की. कौन सी स्ट्रेटेजी? वैदिक टेक्स्ट में से वर्सेस मतलब तो लाइंस लिखी होती है पॉइंट्स की, है ना, या कुछ भी सेंटेंसेस वहां से. तो वैदिक टेक्स्ट में से वर्सेस चूज करना, फाइंड आउट करना कि ये जो प्रैक्टिस सोसाइटी में चल रही है इससे रिलेटेड हमारे वैदिक टेक्स्ट में कहीं भी कुछ लिखा हुआ है. अगर उनको लगता है कि इसके रिलेटेड कहीं भी कुछ नहीं लिखा या कोई एक सेंटेंस जो इस रिचुअल से मैच कर रहा है और उसमें कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है, तो वो उनको गाइड करते थे. ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी क्या थी कि एक्चुअली लोग ताकि खुद सोचें. ठीक है, दे थिंक देमसेल्व्स कि व्हाट इज रिटन इन देयर एंशिएंट टेक्स्ट एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग और फॉलोइंग. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने वैदिक टेक्स्ट का, हम कह सकते हैं कि उनकी हेल्प की अपनी बात को लोगों को प्रूव करने के लिए. और इसके बाद ये सारा और राजा राममोहन राय के बारे में हमने कर लिया था. ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर. फर्स्ट रिफॉर्मर के बारे में कर लिया, बहुत से नाम आएंगे. ठीक है, तो कुछ नेम्स हैं जिनके साथ थोड़ा डिटेल में करेंगे, कुछ में सिर्फ एक एक जो उनके टेक्स्ट है वही करेंगे. तो नेक्स्ट कौन से है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर. अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर में उन्होंने, वो भी अपने टाइम के मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स थे और उन्होंने इनके एफर्ट से कौन सा एक्ट पास किया गया? विडो रीमैरिज एक्ट. कौन से ईयर में? 1856. ठीक है, तो ये एक्ट पास किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सजेशन से. और वो सजेशन उन्होंने किसको दी? ब्रिटिश. क्योंकि उस टाइम पे काफी, हम कह सकते हैं कि जो रिफॉर्मर्स है ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे. ठीक है, कई ऐसे, क्योंकि उस टाइम पर भी इलेक्शंस होते थे
जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे भी इलेक्शंस होते थे, लेकिन वो ये चीज थी कि सभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था उस टाइम पे जैसे आज है, सभी पीपल इन्वॉल्व, वो चीज नहीं थी, लिमिटेड था वो चीज, ठीक है। तो लिमिटेड पर्सन, और जो भी मेंबर्स थे, कुछ वो बाद में और डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में करोगे। तो इतना ये है कि वो क्या कहते थे, गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर रहे थे लॉस पास करवाने के लिए। कम टू फर्स्ट बेंच, ठीक है। उसके बाद अब उन्होंने ये मूवमेंट चलाई, ठीक है, उनके ही, और जो भी कई लोग ऐसे भी थे जो वुमेन रीमैरिज के अगेंस्ट थे, ठीक है, जैसे ये सती सिस्टम बैन करवाया है, और ये विडो रीमैरिज, जैसे हमने 1857 रिवॉल्ट में भी किया कि लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे, तो इनके भी तो अगेंस्ट होंगे रिफॉर्मर्स, रिफॉर्म करवा रहे हैं, क्योंकि वो उन रिचुअल्स को अपने एक रिलीजन का हिस्सा मानते हैं। और आज भी अगर किसी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भी कोई बात की जाए तो कोई भी इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो इसलिए इनके अगेंस्ट भी कई लोग थे जो इनको उस टाइम पर अपोज कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन ये जो मूवमेंट थी, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट की हम बात करें, ये भी कई पार्ट्स में, फिर भी इट स्प्रेड इनटू वेरियस पार्ट्स, और इसके बाद कई नेम्स है यहाँ पे। फर्स्ट, अगर तेलुगु स्पीकिंग एरिया से मद्रास, जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी, वहां पे कई एफर्ट्स किए गए, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में एसोसिएशन बनाई गई विडो रीमैरिज के लिए। वो एसोसिएशन किसने बनाई? वीरासलिंगम पंटालू, ठीक है, पेंटलू, वीरासलिंगम पेंटलू, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाई? एक एसोसिएशन। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कौन सी एसोसिएशन किसने बनाई, कौन सा लॉ किसने पास करवाया, ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद उसी टाइम पीरियड में बॉम्बे में भी सेम जो लोग थे वो भी इसी के लिए, इसी कॉज के लिए, विडो रीमैरिज के लिए एसोसिएशंस बना रहे थे और वर्क कर रहे थे। कई रिफॉर्म्स मूवमेंट वहां पे भी चल रही थी। और नॉर्थ इंडिया में भी आर्य समाज एस्टेब्लिश किया गया। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो नॉर्थ में इस तरह की ये जो मूवमेंट थी, कई लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लेकिन कई लोग इसको आगे स्प्रेड भी कर रहे थे, ठीक है। दोनों तरह के ही लोग थे, कई इनके आगे क्रिटिसाइज कर रहे थे इनको, और कई इनको फॉलो कर रहे थे। और ये सारी चीजें जो बातें थी इन रिफॉर्मर्स की लोगों तक कैसे पहुंच रही थी? How this was become easy to convey the messages of reformer to all the people? कैसे चीज इजी हो गई थी? Yes, ये हमने कल डिस्कस किया था, by emerging new ways of communication. कम्युनिकेशन के न्यू वेज आ गए थे, जिसकी वजह से कि क्या हो गया था, लोगों तक पहुंच इजी हो गई थी। प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स, ठीक है, पैम्फलेट्स, ये सारी चीजों से लोग जो रिफॉर्मर्स थे ये अपनी बात बड़ी आसानी से सारे लोगों तक पहुंचा सकते थे। उससे पहले ये चीजें इतनी इजी नहीं थी, ठीक है। अब जैसे हमने बात की, राजा राम मोहन राय, वो अलग अलग कई लैंग्वेजेस को जानते थे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी अलग अलग लैंग्वेजेस में, और उनकी अपनी बात सब लोगों तक पहुंचाई, ताकि लोग उन बातों को पढ़ें, उनको समझें, और अपने आप इन प्रैक्टिसेस को गिव अप करें, ठीक है। सो फिर भी इनके रिफॉर्मर्स के बाद भी ये लाइन लिखी हुई है कि कई येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड दैट वाज रिमेन्ड लो, एंड दोज हु मैरिड दैट वाज नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। ये चेंजेस जो थे इतनी इजीली सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किए। और ये जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव कौन होता है? कंजर्वेटिव होते हैं जो पुरानी आइडियाज को कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है, जो पुरानी आइडियाज है, पुरानी ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, उनको कंजर्व करके रखते हैं। तो वही उनको दे वर स्टिक टू दोस कस्टम एंड ट्रेडिशंस, एंड दे वर आल्सो अपोजिंग these new laws that were being made. तो यही हमने बात की थी कि कंजर्वेटिव they were opposing the British government for this reason, इस रीजन के लिए वो अपोज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। अब इसमें प्रॉब्लम में ये तो होगी अनजस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो फॉलो की जा रही थी। उसके बाद वुमेन को स्कूल एजुकेशन नहीं दी जाती थी, प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जाता था, है ना, ये चीजें भी थी। अब गर्ल्स को एजुकेशन के लिए भी, उनको एजुकेशन देने के लिए भी स्कूल्स वगैरह एस्टेब्लिश किए गए,
ताकि वो खुद एजुकेट हो और अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए खुद भी एफर्ट करे। अब इसी के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही उन्होंने कैलकाटा में कई रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे में भी, ठीक है, क्या किए, सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, यस ओनली गर्ल्स। जैसे जालंधर में भी हंसराज महिला महाविद्यालय है, वो भी आर्य समाज की ही इंस्टीट्यूशन है, है ना। तो यस, तो ये सिर्फ गर्ल्स स्कूल, कई ऐसी एसोसिएशंस बनी जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया, क्योंकि उनके पेरेंट्स पहले गर्ल्स को भेजते ही नहीं थे, है ना। तो दे आर सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। और इसी तरह धीरे धीरे पहले एक जगह पर, फिर बाकी और भी एरियाज में स्कूल जो थे वो ओपन किए गए। और कई लोग स्कूल भेजने से डरते थे, ठीक है, they were afraid of sending girls to school। अब उसके लिए भी कई रीजंस, अपने अपने रीजंस उनके भी थे। सो अब इनके लिए कि क्या रीजंस थे कि that they were not sending girls to educate in the school, कि वो स्कूल नहीं भेज रहे थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट वो क्या, जो कंजर्वेटिव हैं, जो इनको अपोज कर रहे थे, वो क्या व्यू पॉइंट देते थे अपना, कि why they are against, they are not sending their girls to school, कि फर्स्ट स्कूल्स वुड टेक अवे गर्ल्स फ्रॉम होम, कि स्कूल क्या है, गर्ल्स को घर से दूर कर देंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम होम, क्योंकि उनको क्या समझा जाता है कि घर का काम करना ही या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो कह रहे थे कि इस तरह अगर वो एजुकेट होंगे तो वो घर से दूर हो जाएंगे, एंड प्रिवेंट देम फॉर डूइंग डोमेस्टिक वर्क, घर के काम नहीं करेंगी, ठीक है। एंड मोर ओवर सेकंड वो क्या पॉइंट देते थे कि गर्ल्स दे हैव टू मूव फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, कि गर्ल्स को अगर तो स्कूल जाना है तो उनको मेन रोड्स, पब्लिक प्लेसेस में से जाना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल। सो इस तरह उनके ऊपर क्या होगा, गलत असर होगा, इट वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, ठीक है। तो वो कैसे जाएंगे पब्लिक प्लेसेस के बीच में से, तो पब्लिक प्लेसेस के बीच में से उनको जाना पड़ेगा, सो इट विल करप्ट इन्फ्लुएंस, उनके ऊपर अच्छा इसका असर नहीं होगा कि वो सब लोगों के बीच में से निकल के जाएंगे, ठीक है। सो इट विल हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। क्लियर, दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि उनके क्या आइडियाज थे। यस नव्या स्टैंड अप। उसके बाद देन इसलिए उन्होंने कहा कि गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, तो गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से तो दूर ही रहना चाहिए। ये उनके अपने रीजंस थे कि व्हाई दे वर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। ये आई थिंक बैंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि व्हाई दे वर नॉट इन फेवर ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। उसके बाद लेकिन फिर भी जैसे रिफॉर्मर्स थे वो और ज्यादा उनकी आइडियाज लोगों तक पहुंच रहे थे, कई लोग फेवर भी कर रहे थे, दे वर आल्सो फेवरिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है, ये अपने रीजंस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो फेवर कर रहे हैं दे आर आल्सो सेटिंग अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, वो स्कूल्स भी बना रहे हैं। और उसी के साथ में कई इस तरह की भी फैमिलीज थी जैसे कि एजुकेटेड वुमेन, दे वर टॉट बाय इन देयर होम ओनली थ्रू बाय देयर फादर और हस्बैंड, उनके फादर और हस्बैंड उनको घर में टीच करते थे, ठीक है, वो स्कूल नहीं भेजते थे। और इसके बाद शायद आपने पिछली क्लास में रश सुंदरी देवी के बारे में भी पढ़ा था, चैप्टर किया था, उसमें भी यही था कि कैसे उन्होंने घर पे ही एजुकेशन ली और उसके बाद उन्होंने वो राइटर बन गई, उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी, है ना। तो इसलिए अब इसी तरह जैसे आर्य समाज, पंजाब में आर्य समाज, उन्होंने भी काफी स्कूल्स खोले, और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले, ठीक है। तो ये तो एक रिफॉर्मर्स का नाम है, इसके साथ और भी कई रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने स्कूल खोले, ठीक है, दे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। उसके बाद अगर हम मुस्लिम हाउस होल्ड की बात करें कि मुस्लिम घरों में, तो उन्होंने भी अपने घर में ही अरेबिक में कुरान को पढ़ना शुरू किया, उसको सीखना शुरू किया, और कई वुमेन, और धीरे धीरे कई वुमेन जो पढ़ लिख गई, वुमेन ने ही दूसरी वुमेन को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, जैसे मुमताज अली, वो भी एक रिफॉर्मर के रूप में सामने आई, ठीक है, उन्होंने भी कुरान से वर्सेस को ट्रांसलेट किया, और उसमें से कुरान में से जैसे ये एंशिएंट टेक्स्ट में से ढूंढ रहे थे ना वर्सेस टू प्रूव देयर पॉइंट, उसी तरह मुमताज अली ने भी रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान
उन्होंने कुरान में से अपनी वर्सेस ढूंढी टू आर्ग्यू फॉर वुमेन, वुमेन के लिए आर्ग्यूमेंट देने के लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो उसके बाद उन्होंने कई उर्दू नॉवेल्स वगैरह वो भी लिखे गए, मतलब मींस राइटिंग्स भी लिखी जाने लगी। पहले स्कूल्स एजुकेशन के लिए एफर्ट किए गए, स्कूल्स वगैरह सेटअप किए गए, फिर धीरे धीरे वुमेन ने खुद वुमेन के लिए लिखना भी शुरू किया, ठीक है। वुमेन राइट फॉर वुमेन, नेक्स्ट हेडिंग भी आपका यही है कि वुमेन राइट अबाउट वुमेन। अब वुमेन खुद एजुकेट हो गई हैं, वो अपनी कंडीशन भी इंप्रूव कर रही हैं और दूसरों की कंडीशन भी इंप्रूव करना चाहती है। वो क्या कर रही हैं, दूसरी वुमेन्स के बारे में लिख रही हैं, एंड टू एनकरेज वुमेन, ताकि वो उनको और ज्यादा एनकरेज कर सके। अब इसीलिए एक और इसमें मुस्लिम वुमेन का नाम आता है बेगम्स ऑफ भोपाल। तो बेगम्स ऑफ भोपाल, उन्होंने भी काफी, जो मुस्लिम वुमेन है उनका भी काफी इसमें इंपॉर्टेंट रोल था। और उनमें एक नाम है बेगम रुकिया शेखावत का। उन्होंने भी काफी मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल एस्टेब्लिश किए। कौन से सिटीज में, पटना एंड कैलकाटा, ठीक है। कहाँ पे एस्टेब्लिश किए, पटना एंड कैलकाटा। किसने एस्टेब्लिश किए, बेगम रुकिया शेखावत। और वो भी एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। क्रिटिक कौन होता है, एक तो कंजर्वेटिव हो गए, एक हो गए क्रिटिक। क्रिटिक कौन होता है, यस, जो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे जो कंजर्वेटिव है, जो इनको क्रिटिसाइज करेंगे वो इनके क्रिटिक हो गए, जो रिफॉर्मर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो उनके क्रिटिक हो गए। जैसे आपको मैंने एक लाइन दे दी और उस क्वेश्चन में लिख दिया कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, है ना। इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एक्सप्लेन करो, तो आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, उसको फेवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप उसको देखोगे कि स्टेटमेंट है क्या, उसका मीनिंग बताओगे, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे अपने अकॉर्डिंगली। तो क्रिटिक कौन है, जो क्रिटिसाइज कर रहा है, जो उसके जो भी है उसको गलत कह रहा है कि वो गलत क्यों है। अब इस तरह जो हमने बात की कि बेगम रुकिया शेखावत, वो भी क्रिटिक थी। किसकी क्रिटिक थी, कंजर्वेटिव आइडियाज। ये जो कंजर्वेटिव आइडियाज थे लोगों के, इनकी क्रिटिक थी। आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ, कि हम किसी भी रिलीजन की बात कर ले, जरूरी नहीं कि क्योंकि वो मुस्लिम थी, तो उन्होंने ये कहा कि एवरी रिलीजन, जो उनके लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स की अगर हम बात करें, तो दे हैव एन इंफीरियर प्लेस टू वुमेन। उन्होंने सोसाइटी में वुमेन को क्या दिया हुआ है, एक इंफीरियर प्लेस दिया हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम 1880s की बात करें, तो वुमेन एजुकेशन और ज्यादा राइज हुई, यूनिवर्सिटीज तक वो पहुंच गई, एजुकेशन लेनी शुरू कर दी उन्होंने। धीरे धीरे डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है, तो इस तरह अपना प्रोमिनेंट रोल इन द सोसाइटी दे स्टार्टेड टू प्ले। So many women began to write, publish their own critical views on the place of women in society. कईयों ने अपनी उसमें टेक्स्ट जो राइटिंग्स थी वो लिखनी शुरू कर दी। उसमें एक और नाम आता है ताराबाई शिंदे का, ठीक है। वो भी एक वुमेन, और कहाँ पे, एट पूना। उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम क्या था, स्त्री पुरुष तुलना। क्या नाम था, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है, कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन। Yes, Shabd, you also stand up. उसके बाद criticizing the social differences between men and women. और ये बुक में उन्होंने क्या बताया कि जो मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंसेस किए जा रहे हैं उनको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। सो इसके बाद एक और नेक्स्ट नेम आता है, वो है पंडित रामाबाई। अभी तक हमने काफी नेम कर लिए बीच बीच में, ठीक है। हर एक के साथ कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, तो वो सारे आपको एमसीक्यूज में तो आ ही सकते हैं। पर्टिकुलर नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्कड फॉर वुमेन, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो पंडित रामाबाई, वो भी क्या थी, वो स्कॉलर थी संस्कृत, ठीक है। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। और उन्होंने हिंदुज्म के बारे में क्या लिखा कि हिंदुज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। जैसे बेगम रुकैया शेखावत, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना के बारे में लिखा, ठीक है। ताराबाई जो उन्होंने वो लिखा, क्रिटिक लिखा कि मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ऑल रिलीजियस लीडर्स दे आर ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन, ठीक है। तो इसी तरह पंडित रामाबाई ने भी लिखा कि जो हिंदुइज्म है वो भी वुमेन के लिए ऑप्रेसिव है। जो उनकी रिचुअल्स वगैरह, जो भी उनकी ट्रेडिशन कस्टम है, वो वुमेन के फेवर में नहीं है, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनकी मिजरेबल लाइफ है, मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये भी कोई उसी का पार्ट था ना सिस्टम,
ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये भी लिखा कि देयर वाज मिजरेबल लाइव्स ऑफ द अपर कास्ट वुमेन। सो उन्होंने शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना। पूना में उन्होंने क्या बनाया, एक विडोज होम टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज एंड हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड। कहीं के हस्बैंड उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे, तो उनके लिए भी उन्होंने विडोज होम बनाया, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद वहां पे क्या किया जाता था, शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती। ट्रेनिंग किसमें दी जाती थी, ताकि वो अपने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, वीविंग, स्टिचिंग, कुछ भी उनको वहां पे सिखाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और उसके बाद ये सारी चीजें जितनी भी थी, ठीक है, जितने रिफॉर्मर्स आगे आ रहे थे, ठीक है, they were giving their ideas, views, they were contributing in the society by establishing schools, by arousing feelings in others, ठीक है, और उनको सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब ये जो सारी चीजें थी, इन्होंने ऑर्थोडॉक्स, हम कह सकते हैं, उनको अलार्म किया। ऑर्थोडॉक्स जैसे कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मींस भाई जो पुराने ख्यालात के साथ क्या है, दे हैव स्टिक टू द ओल्ड आइडियाज। ठीक है, उनकी एक पुरानी, हम कह सकते हैं कि एक और वर्ड इसके लिए होता है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास हम कहते हैं। और क्या एक वर्ड होता है जो अंधविश्वास, मिथ नहीं, चलो कोई नहीं, वो भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, जो ओल्ड आइडियाज के साथ हम कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं, दे डोंट वांट टू चेंज देयर आइडियाज। ठीक है, मॉडर्नाइज देयर आइडियाज, वो अपने आइडियाज में चेंज नहीं लाना चाहते, दे हैव स्टिक टू द ओल्ड आइडियाज। तो और ऑर्थोडॉक्स जो भी लोग थे, उनको, उनके लिए ये क्या थे, एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। ठीक है, हिंदू नेशनलिस्ट जो थे कई, लेकिन कुछ के लिए तो ये अगेंस्ट है, लेकिन कई हिंदू नेशनलिस्ट फेवर भी कर रहे थे। हिंदू नेशनलिस्ट मींस जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट भी साथ साथ में चल रही है। ठीक है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई उनको फेवर भी कर रहे थे। ठीक है, और जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, ऑर्थोडॉक्स चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो दे वर वरीड अबाउट दीज इन चेंजेस, कि ये सारे चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं, तो इनके लिए वो क्या कर रहे हैं, दे वर वरीड। ठीक है, सो इसके बाद अब नाउ वुमेन, दे वर एक्टिवली वर्किंग फॉर द रिफॉर्म ऑफ वुमेन। ठीक है, अब वुमेन ही वुमेन के रिफॉर्म के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। सो उन्होंने क्या किया, दे रोट बुक्स, उन्होंने बुक्स लिखी, मैगजीन्स लिखी, स्कूल्स बनाए, सेंटर्स बनाए, है ना, कई चीजें उन्होंने बनाई वुमेन के लिए। जैसे हमने बात की अभी, पंडित रामाबाई ने भी विडो हाउस जो था वो एस्टेब्लिश किया। तो वो वुमेन, इस तरह और भी कई थे, सभी नाम नहीं लिखे हुए। इस तरह वुमेन ने वुमेन्स के लिए ही ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए, एसोसिएशंस बनाई। ठीक है, और धीरे धीरे वो पॉलिटिकल ग्रुप्स में भी आ गई। पॉलिटिकल मींस जैसे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और अपनी यस फीमेल सफरेज के लिए भी एफर्ट किए। हाँ जी, जैसे कुछ नेशनलिस्ट ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की, जिसमें कई फीमेल लीडर्स भी थी, है ना, तो उन्होंने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ फीमेल सफरेज के लिए भी डिमांड, जैसे अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो उस टाइम पे क्या था, फीमेल सफरेज। सफरेज मींस यस, राइट टू वोट। हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, वो भी क्या है, सफरेज। सफरेज मींस राइट टू वोट। यूनिवर्सल मींस जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंडिया में क्या दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मीनिंग क्या है, सभी एडल्ट को राइट टू वोट है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज इसका मतलब है। तो इसलिए उन्होंने वुमेन फीमेल सफरेज, क्योंकि उस टाइम पर भी इलेक्शंस हो रहे थे, जैसे हमने बात की, है ना, तो उन्होंने फीमेल सफरेज के लिए भी धीरे धीरे, हाँ जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये एक भी उनकी स्ट्रेटेजी थी कि थोड़े से इंडियंस को इलेक्शन करके चूज कर लिया, ताकि ये हमारे रूल को आराम से लेते रहे। ठीक है, थोड़े से इंडियंस को इलेक्ट करके अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बना ली थी, और वो धीरे धीरे अपने लॉज पास करते थे, जैसे हमने ये लॉज पास करवाए दो, है ना। तो इस तरह धीरे धीरे वो भी अपने आप को समझ गए थे कि हाँ, हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये वुमेन ब्रिटिशर्स की भी सारी स्ट्रेटेजीज थी। उसके बाद
अब कई हम नेशनलिस्ट लीडर की बात कर रहे हैं, वो इनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट, फीमेल्स को सपोर्ट भी कर रहे थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और उनकी जो डिमांड थी, वुमेन की डिमांड की था ग्रेटर इक्वालिटी, उनको इक्वालिटी मिले, उनको फ्रीडम मिले, ठीक है। तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि व्हेनेवर वी विल गेट अटेनमेंट फ्रीडम देन यू विल बी प्रोवाइडेड इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद वो मिली सभी को। नाउ देयर इज इक्वालिटी एंड फ्रीडम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कास्ट एंड रिफॉर्म्स की, वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। नाउ एनी डाउट टिल नाउ बेटा? ठीक है, तो इसमें डिफरेंट नेम्स हैं जो आपको याद करने हैं। अगर कुछ ईयर्स आ रहे हैं बीच में वो भी याद करने हैं। ईयर्स आपको क्रॉनिकल वे में भी आ सकते हैं, ठीक है, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की सीक्वेंस में लिखो तो वो चीजें भी आ सकती हैं। ओके देन, तो फिर नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे।